डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कारक या परसर्ग। कारक का ही दूसरा नाम परसर्ग है। कारक की परिभाषा, वे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है अथवा जो शब्द क्रिया संपादन करने में उपयोगी सिद्ध होते हैं, कारक कहलाते हैं। यानी वे शब्द जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, यानी और क्रिया कैसे हो रही है उस बारे में बताते हैं, वह शब्द कारक कहलाते हैं। कारक 6 माने जाते हैं। यथा यानी कारक 6 माने जाते हैं। कर्ता, क्रिया, करना और देना इत्यादि 6 कारक हैं। अर्थात अपादान का अधिकार। अर्थात निम्न 6 कारक होते हैं: कर्ता, क्रम, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। यह कारक होते हैं। नोट: संबंध व संबोधन का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं होता। जो संबंध कारक और संबोधन कारक होता है उनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता, अतः इन्हें कारक नहीं माना जाता। इसलिए इन्हें कारक नहीं माना जाता, परंतु कारकों के समान व्यवहार होने के कारण इन्हें कारकों के साथ पढ़ लिया जाता है। लेकिन यह कारक की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए इन्हें कारकों के साथ पढ़ा जाता है। इस प्रकार निम्न 8 कारकों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार मिलकर हमारे 8 कारक बनते हैं। कारकों में प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों को ही परसर्ग कहा जाता है। यानी जिस कारक के लिए जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है उसे परसर्ग कहा जाता है। प्रत्येक कारक ने अपने अपने परसर्ग चिन्ह निर्धारित हैं। यानी प्रत्येक कारक के अपने अपने चिन्ह निर्धारित हैं, यानी निश्चित हैं कि इस कारक चिन्ह का यह चिन्ह होगा। यथा, आइए जानते हैं इनका कितने कारक हैं। कारक हैं 8 और कारक को ही क्या कहा जाता है? परसर्ग कहा जाता है। क्रम संख्या, कारक, मोड, परसर्ग। पहला कारक है कर्ता और मोड के अंतर्गत यह कहलाता है पहला या प्रथम परसर्ग। इसका है या तो शून्य होगा या फिर ने या से। यह कारक चिन्ह किसका है? तो कर्ता कारक का कारक चिन्ह है। परसर्ग कोई चिन्ह कहा जाता है। ने और से कर्ता कारक का परसर्ग है, उसका चिन्ह है। अगला कारक है क्रम। क्रम को द्वितीय कारक भी कहा जाता है और यह x का निशान या तो कारक चिन्ह शून्य होगा वाक्य में या फिर को आएगा, तो यह इसके परसर्ग हैं, कारक चिन्ह है कर्ता का ने से और क्रम का को। तीसरा कारक है करण। करण को तृतीया से, यानी इसको तीसरा कारक भी कहा जाता है, तृतीय कारक भी कहा जाता है। इसका परसर्ग है के द्वारा। करण का के द्वारा, यानी यह माध्यम को बताता है, साधन को बताता है। चौथा कारक है संप्रदान और इसको चतुर्थी भी कहा जाता है। संप्रदान को चतुर्थी के लिए या फिर को, यह इसका परसर्ग या कारक चिन्ह है। के लिए संप्रदान, तो के लिए यह इसका कारक चिन्ह या परसर्ग है। पांचवा कारक है अपादान। अपादान को पंचमी कहा जाता है और इसका कारक चिन्ह या परसर्ग है से। अपादान से अलग होने के लिए, यानी दोनों को बिछड़ना या अलग होने का हमें बोध कराता है। संबंध, छठा कारक है संबंध और इसे षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है और इसके परसर्ग या कारक चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, यह सभी संबंध कारक के परसर्ग या कारक चिन्ह हैं। सातवां कारक है अधिकरण।
अधिकरण कारक को सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है और इसके परसर्ग या कारक चिन्ह में, पे, पर यह अधिकरण को दर्शाते हैं, अधिकरण स्थान को बताता है। संबोधन, संबोधन इसको पता यानी पता नाम से जाना जाता है, व्यक्ति के बारे में पता हो। इसके परसर्ग या कारक चिन्ह है, हरे, हो, यह इसके कारक चिन्ह हैं। आइए अब इनको विस्तार से जानते हैं। कर्ता कारक, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी जो वाक्य में काम करता है उसे कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट। बिना कर्ता के क्रिया संभव नहीं। यदि वाक्य में कर्ता काम को करने वाला नहीं है तो उस वाक्य में कोई भी क्रिया, कोई भी काम नहीं हो सकता। यह कर्ता प्राय चेतन रहता है, चेतन यानी जागृत अवस्था में सक्रिय रहता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में राम कर्ता और ये सक्रिय क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहा है। उसी प्रकार अगला वाक्य, मोहन ने गाना गाया, इसके अंतर्गत कर्ता मोहन और कर्ता कारक का चिन्ह ने। गाना गाया, यह यहाँ पर गाने का कार्य कर रहा है और वाक्य में सक्रिय है। अगला वाक्य है, मुझे घर जाना है, तो यहाँ पर मुझे, मुझे के मुझे मैं घर जाऊंगा, तो यहाँ पर यह इस वाक्य में सक्रिय है, जाने के लिए क्रिया कर रहा है। उसे कुछ गहने खरीदने थे, तो इस वाक्य में उसे यह कर्ता और गहने खरीदने थे यह क्रिया, और यहाँ पर खरीदने की क्रिया हो रही है और इसमें कर्ता कारक और कर्ता सक्रिय या चेतन अवस्था में है। राम को कुछ पत्र लिखने थे, इस वाक्य के अंतर्गत लिखने थे, यह क्रिया राम, राम कर्ता, पत्र लिखने थे और इस वाक्य में राम सक्रिय है और पत्र लिखने का कार्य कर रहा है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत कौन सा कारक होगा, तो इस वाक्य के अंतर्गत होगा कर्ता कारक। रमेश ने चीखा, इस वाक्य के अंतर्गत कर्ता रमेश और चीखा यह क्रिया, और इस वाक्य में रमेश सक्रिय और चीखने का कार्य कर रहा है। अगला वाक्य है, उन्होंने एक शेर देखा, उन्होंने एक शेर देखा, यहां इस वाक्य के अंतर्गत उन्होंने तो वे कर्ता और देखा, तो यह सक्रिय रहते हुए देखने की क्रिया है, चेतन रहते हुए देखने की क्रिया, तो यहां पर कर्ता कारक होगा। आइए अब जानते हैं अगला कारक, क्रम कारक। क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे क्रम कारक कहते हैं। यानी क्रिया का प्रभाव, जो क्रिया हुई है उसका प्रभाव या तो संज्ञा पर पड़े या फिर सर्वनाम पर पड़े, तो वह वहां पर क्रम कारक होता है। यथा, आइए इसको समझते हैं उदाहरणों के माध्यम से। राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर पढ़ता है यह क्रिया हो रही है और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो राम पर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्य करने वाला राम है, पढ़ने का कार्य करने वाला राम है, तो पढ़ता है इस क्रिया का प्रभाव राम, जो राम संज्ञा है और उस संज्ञा पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। उसी प्रकार अगला वाक्य है, किसान ने बैल को मारा, यहाँ पर मारा क्रियाएं और किसको, तो बैल को।
इस वाक्य के अंतर्गत क्रिया हो रही है मारने की, और किसके द्वारा हो रही है? तो किसान के द्वारा हो रही है। तो किस मारा का फल किस पर पड़ रहा है? तो किसान पर पड़ रहा है। अगला वाक्य है सीता ने रोटी खाई। तो यहां पर खाई यह क्रिया, और किसने खाई? तो सीता ने खाई। सीता के ऊपर इसका प्रभाव जा रहा है। तो यहां पर यह वाक्य कर्मकर्ता का वाक्य, कर्म कारक का वाक्य है। उसने मुझे हिंदी व्याकरण पढ़ाई। तो यहां पर पढ़ाई किसने पढ़ाई? तो उसने, यह सर्वनाम है, और पढ़ाई का जो प्रभाव है वह उसके ऊपर पड़ रहा है, उसने के ऊपर पड़ रहा है। तो यहां पर इस वाक्य के अंतर्गत होगा कर्म कारक। हमने उसे पुरस्कार दिया। दिया किसे? तो उसे। ये दिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? उस पर, उसे पड़ रहा है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत कर्म कारक होगा। अगला वाक्य है गरीबों को गले लगाओ। तो यहां पर क्रिया लगाओ, और इस लगाओ का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? गरीबों पर। तो गरीब पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो यहां पर कर्म कारक होगा। मैं आम खा रहा हूं। इस वाक्य के अंतर्गत खा रहा हूं यह क्रिया मैं, तो इसका मैं सर्वनाम, तो खा रहा हूं इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मैं के ऊपर, सर्वनाम के ऊपर पड़ रहा है। तो इस वाक्य के अंतर्गत कर्म कारक होगा। यानी वाक्य के अंतर्गत कोई ना कोई काम आपको होते हुए मिलेगा। गांव के दोनों ओर चारों ओर पर्वत हैं। इस वाक्य के अंतर्गत पर्वत हैं किस ओर? तो दोनों और चारों, यानी चारों तरफ उसके पर्वत हैं। तो पर्वत का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? चारों तरफ होने से। तो इस वाक्य के अंतर्गत कर्म कारक हैं। अगला वाक्य है चेतन पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहां पर पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है? तो चेतन। इस क्रिया का होने का प्रभाव चेतन के ऊपर, यानी कर्ता या संज्ञा के ऊपर जा रहा है, इसलिए इस वाक्य में कर्म कारक होगा। अगला वाक्य है पूजा ढोलक बजा रही है। तो यहां पर रही है क्रिया हो रही है, और इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पूजा के ऊपर पड़ रहा है। कार्य को करने वाला कौन है? तो वह है पूजा। और पूजा क्या है? पूजा यहाँ पर संज्ञा है। कपिल गेंद से खेल रहा है। इस वाक्य के अंतर्गत रहा है यह क्रिया, और कौन खेल रहा है? तो इस वाक्य के अंतर्गत कपिल खेल रहा है। तो कपिल संज्ञा, और किससे खेल रहा है? तो गेंद से। तो इस वाक्य के अंतर्गत होगा कर्म कारक। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। इस वाक्य के अंतर्गत समझाया क्रिया किसको? तो अर्जुन को। तो यहां पर कर्म कारक होगा। क्रम की पहचान। वाक्य में क्रम की पहचान करने का उपाय यह है कि क्रिया के साथ क्या किसे लगाकर देखिए, जो उत्तर मिलेगा वह क्रम होगा, यानी उस वाक्य का कार्य होगा। मुख्य और गौण क्रम कभी कभी वाक्य में एक साथ दो क्रम मिलते हैं, यानी कभी कभी हमें वाक्य के अंतर्गत दो क्रम एक वाक्य में देखने के लिए मिलते हैं। यथा दूधिया ग्राहकों को दूध दे रहा है। इस वाक्य के अंतर्गत क्रम ग्राहकों को, दूसरा दूध। तो कैसे आएगा इसका आंसर? तो क्रिया से प्रश्न
करेंगे। दे रहा है था, तो यह दे रहा था क्रिया, तो क्या, तो दूध, तो यह उत्तर आया। तो यह मुख्य क्रम किसे, तो ग्राहकों को, तो यहाँ पर निकल कर आया जो दूध है मुख्य क्रम और ग्राहकों को यह गौण क्रम। माँ बच्चे को खाना खिला रही थी, इस वाक्य के अंतर्गत रही थी, तो क्या, तो खाना, खाना मुख्य क्रम और किसको, किसे या किसको, तो बच्चे को, तो बच्चा गौण क्रम। अध्यापक शरारती बच्चों को दंड दे रहा था, तो यहाँ पर क्या, तो दंड किसे, तो शरारती बच्चों को, बच्चों को, तो यहाँ पर दंड मुख्य क्रम और बच्चों को, तो यह गौण क्रम। इनमें ग्राहकों को, बच्चे को, बच्चों को गौण क्रम है तथा क्रमशः दूध, खाना और दंड मुख्य क्रम है। मुख्य क्रम की पहचान यह है कि वह क्रिया के समीप रहता है तथा उसमें विभक्ति नहीं लग, यानी वह क्रिया के पास आपको देखने के लिए मिलेगा मुख्य क्रम और उसके साथ कोई भी विभक्ति यानी कारक चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाएगा। जबकि गौण क्रम क्रिया से दूर रहता है, यानी जो क्रम कम महत्वपूर्ण, गौण यानी कम महत्वपूर्ण रहता है, वह क्रिया से दूर देखने के लिए मिलता है तथा उसमें विभक्ति का प्रयोग होता है, उसके साथ कारक चिन्ह देखने के लिए मिलता है। आइए अब जानते हैं आगे करण कारक। करण का अर्थ है साधन, क्या है, यानी कार्य को करने का क्या माध्यम है, क्या साधन है, किस तरीके से किया जा रहा है, किसके माध्यम से किया जा रहा है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। यानी या तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप जो हो वहां पर प्रयोग किया जाएगा, उसकी सहायता से क्रिया किस प्रकार पूरी हो रही है, कार्य पूरा हो रहा है, उसे करण कारक कहते हैं। करण यानी होता है साधन या माध्यम, किस माध्यम से कार्य हो रहा है। इसकी विभक्तियां हैं यानी इसके कारक चिन्ह हैं से, के द्वारा, यानी करण कारक के कारक चिन्ह क्या है, से, के द्वारा। तो उदाहरणार्थ इसके उदाहरण समझिए। राम बस के द्वारा जयपुर गया, तो यहां पर के द्वारा यह करण कारक चिन्ह और बस के द्वारा, तो यहां पर बस यह माध्यम है, साधन है जिसके द्वारा वह जयपुर गया। उसी प्रकार निशा ने चाकू से फल काटे, तो चाकू यहां पर माध्यम या साधन है, करण कारक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।